नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सीरिया में महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और उसमें मौजूदा राष्ट्रपति बशर अल असद चुनकर एक बार फिर से आ गए हैं। वो चौथी बार चुने गए हैं। सन 2000 से वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और उनको हटाने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया, उग्रवादी संगठन खड़े किए गए, विपक्षी दल खड़े किए गए, लेकिन वो उन्हें नहीं हटा पाया और अब असद को 95% वोट मिले हैं और वो राष्ट्रपति बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि असद की सत्ता अभी सीरिया के 2/3 इलाकों तक ही है। 1/3 इलाका अभी भी उनके कब्जे से बाहर है और उन इलाकों में इस चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था। ये जो चुनाव हुए हैं उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं, खासतौर से पश्चिमी देशों के द्वारा, कि ये चुनाव साफ सुथरे नहीं हुए हैं। लेकिन ये विवादास्पद एक मुद्दा है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन बड़े सवाल इससे ये जुड़े हुए हैं कि असद की जीत के मायने क्या हैं। ये दरअसल किन की हार है? क्या ये अमेरिका की हार है, उन शक्तियों की हार है जो असद को हराना चाहते थे, सत्ता से बेदखल करना चाहते थे? उन उग्रवादी संगठनों की हार है जो लगातार असद की सत्ता के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे? फिर मध्य पूर्व की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? असद की जीत का असर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उस पर क्या पड़ सकता है? तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक तो सीरिया के ही नागरिक रह चुके डॉक्टर वेल अव्वाद हैं, जो कि मध्य पूर्व के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, और हमारे साथ दूसरे व्यक्ति मुंबई से जुड़ रहे हैं जिनका नाम है फिरोज मीठी बोरवाला, और उनका भी मध्य पूर्व के इलाकों पर काफ़ी दखल है, वो जानकारी रखते हैं और उनका बहुत शानदार ढंग से विश्लेषण करते हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेल अव्वाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपसे मैंने जानना चाहता हूँ कि ये चौथी बार इलेक्ट हो गए हैं असद साहब सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर, लेकिन ये जो चुनाव हुआ है इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से, यूरोपीय कंट्रीज हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, और वहां भी जो विपक्षी दल है सीरिया का वो भी इस पर क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो इलेक्शन की प्रोसेस है ये कितनी सही है, कितना इसको वैलिड मानते हैं आप? असद का चुनाव कितना वैलिड है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज मुकेश भाई, सबसे पहले चैनल में जो हमारा सीरियल वाले लोग में ज्वाइन किया था, सेलिब्रेट करना चाहते हो, क्योंकि आज का दुनिया में किसी को मेरी आवाज सुनते नहीं है। ये हमारा देश वाले लोग कह रहे मेरी आवाज तो सुनो। अगर आप सुनना चाहते हो, सच कहना चाहते हो, तो आप पहले सीरियल वाले लोग देख लिया था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या हालत बना रखा, क्या हो रहा है। हमारे देश के कसूर है ये इजराइल के नजदीक है, और जब तक इजराइल का नजदीक है तो हमारा ये अमेरिकन पॉलिसी है हर दुनिया में, हर सारी दुनिया मालूम है। और अब प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद बताया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये रिजीम चेंज पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट्स लगा कर चुका वहां पर हर दुनिया में, जैसे इराक हो गया, जैसे मतलब क्लीन एंड ब्रेक वाली पॉलिसी 1995 न्यू कॉल सबको लगा दिया था, सारी दुनिया मालूम हो गया था हमारा क्या हो रहा है। तो रिजीम चेंज पॉलिसी फेल्ड हो गया था इराक के ऊपर, सीरिया आ गया था, अरब स्प्रिंग भी शुरू हो गया था। तो सीरिया के लिए उनकी पॉलिसी कह रहे हमको, ट्रम्प आ गया था, कह रहे हमको ये बदला करना चाहिए, कोई रिजीम चेंज का पॉलिसी नहीं। अगर हम लोग हमारा कहानी आप मत सुन लो, ये सुन लो जो लोग कहते, जब तक फॉर्मर एम्बेसडर टू सीरिया में वो रॉबर्ट फोर्ड में क्या कह रहे, वी फेल्ड। जब तक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का जो हमद बिन जासिम जो कतर वाले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर एंड ऑल्सो, वो खुद कह रहे हमको $137 बिलियन हमको खर्चा किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अमेरिका, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वेस्ट। बंदूक खरीद लिया था, मिशनरीज भेज दिया, टेररिस्ट बेचा, 173,175 समझ लो हजार का टेररिस्ट 83 नेशन हमारे देश भेज दिया। पूरी ये लोग कहानी है, और हमारे देश, हमारा राष्ट्रपति तोड़ने के लिए कर रहा, पूरा सिस्टम सीरिया का तोड़ने के लिए। तो ये एक सिंपल मैसेज है, ये हमको स्टेडफास्टनेस है, हमारा रेजिस्टेंट हो रहा है, और सीरियन का लोग है जो उनकी मतलब फ्यूचर है, लाइज विद द सीरियन, बाय द सीरियन, फॉर द जी। लेकिन असद का जो कब्जा है या असद का जो शासन है वो सीरिया के 2/3 हिस्से में है। 1/3 हिस्सा अभी भी उनके कंट्रोल से बाहर है।
और वहाँ जो लोग काबिज हैं वो कह रहे, उन्होंने इस इलेक्शन को पूरी तरह से इसका बहिष्कार भी किया था और नकार भी दिया है। तो इसका कोई मतलब है? उसका एक ही मतलब है, ये तो अंडर ऑक्यूपेशन, अगर अमेरिकन के थ्रू है अंडर ऑक्यूपेशन, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सीरिया, इट विल बी अंडर तुर्किश ऑक्यूपेशन। ये पूरा हमारा देश में ये लोग टेररिस्ट कहाँ चला गया? ये हमारा जो जो झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध हो रहा है सीरियन के ऊपर, क्यों? तो ये सीरियन सरकारें तोड़ने के लिए, ये तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीरिया। अभी तक अमेरिकन पॉलिसी, अभी चैनल खोल दिए, मिलिट्री बेसिस बनाया था। कितना मिलिट्री बेसिस? 14 मिलिट्री बेसिस है। अगर फ्रेंच, यूएस और तुर्की और इंग्लैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं सीरिया के लिए, उसका इंटरेस्ट एक ही है, तेल का, गैस इन द मेडिटेरियन जो अभी डिस्कवर कर दिया था, और इजराइल डोमिनेंस। तो तीनों चीज है। अगर ये तो जब तक हमारा कोलिन पावेल आया था हमारा देश में, जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस में, तो इराक इन्वेजन के बाद वो खुद कह रहे, ये चिट्ठी दे दिया हमारा प्रेसिडेंट के लिए, वो कह रहे आप ये लो, कट रिलेशन विद ईरान, कट रिलेशन विद हिजबुल्लाह, डिसमेंटल हिजबुल्लाह, डोंट सपोर्ट हमास, पीस फॉर पीस विद इजराइल, गोलन जो ऑक्यूपाइड भूल जाओ। तो ये है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा ये सीरिया शुरू किया था प्रेसिडेंट असद, जो फादर का जो आ गया था, ये तो आ गया था सीरिया में, काफी मतलब स्ट्रॉन्ग मैन है, उसकी बात पार्टी सपोर्ट करे। पहले यूनिपोलर पार्टी है, पहले हमारा एक ही पार्टी है, बात पार्टी है, तो बात पार्टी नॉमिनेट किया था, री इलेक्ट हो गया, तो सिस्टम बदल हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया, तो काफी अभी तक फ्रंट बनाया था। मैं नहीं कह रहा चाहते, आपको ये देख लो, जो डेमोक्रेसी जो वेस्ट मीडिया हो रहा है, जो रो रहा है, जिनकी क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि अभी नुकसान है। वो कह रहे देख लो, केमिकल वेपन भी शुरू करे, कह रहे हम लोग को सरकारी उनकी लोग मार दिया था, डिक्टेटोरियलशिप मार दिया था। मैं सारी दुनिया का मालूम भी नहीं है, मैं आपके लिए एक चीज बताता हूँ। हमारा देश में, मैं तो सीरिया के, जब तक मैंने 10+2 खत्म कर दिया था, मैं सीरिया बाहर आ गया। क्या किया हमारा देश के लिए? फ्री ऑफ एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री। अगर आपके पास बच्चा है 5 to 7 ईयर्स और स्कूल नहीं भेज दिया, बोथ फादर एंड मदर वो जेल में जाना पड़े, ये कंपल्सरी। सेकंड पार्ट, मेडिकल फ्री मेडिसिन, फ्री मेडिकेशन। तीसरी बात, राशन कार्ड भी देते। अगर हमारा सिस्टम इतना है, ठीक है, डेमोक्रेसी, हमको 1 पार्टी 2 पार्टी, ये तो आ जाएगी, ट्रांजिशनल पीरियड आ जाएगी, लोग बदला हो जाएगी, मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाएगी, ये तो प्रोसेस है, ये तो आज का नहीं है। लेकिन आप जब तक ये कह रहे हैं हमको अरब स्प्रिंग शुरू किया था, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव है सीरियन, लीबियन, यमन तोड़ने के लिए, तो आप खुद बता दें। बाइडेन खुद बता है, जो बाइडेन जब तक वाइस प्रेसिडेंट खुद बताया था हमारे लोग के लिए, कह रहे हमारा देश, ये मेरा मकसद एक ही है, ये जब तक आपका कोई मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड, पॉलिटिकल इस्लाम शुरू किया, टेररिस्ट आ गया हमारे देश में, आप उनकी आवाज क्यों सुन रहा था? अगर हमारा देश में, अगर आपका ये देखना पड़ेगा, बिफोर असद एंड आफ्टर असद, आप बिफोर डेमोक्रेसी एंड आफ्टर अमेरिकन डेमोक्रेसी, आप मेरे को बताओ, सीरिया का वाज द टॉप अरब कंट्री इन द इकोनॉमी, इट वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द अरब वर्ल्ड, इवन रिचर देन सऊदी अरेबिया। लेकिन हमको मालूम है, अमेरिकन शेल ऑयल मालूम है इनका कंपनी कितना, हमारे देश में कितना नेचुरल रिसोर्सेज है। और तुर्की का इंटरेस्ट क्या हो रहा है? दे वांट टू कब्जा करने के लिए, और सबसे पहले शुरू क्या किया, पूरा फैक्ट्री तोड़ दिया था, 1500 फैक्ट्री अर्दोगान तुर्की में तोड़ दिया था, सीरिया से। आप यूट्यूब देख लो, पूरी उनके देश ले गया था टोकन मनी। देयर इज अ प्लान, तो प्लान फेल्ड है, ये तो पार्ट ऑफ द प्लान। आई एम नॉट सपोर्टिंग है, मैं तो नहीं कह रहा हमको क्यों सीरिया के साथ में खड़े हो, हमारा कोई पैसा नहीं मिलता, किसी को नहीं दे रहा है, लेकिन दिल क्या है, हमारा देश है, हमको देश में अगर हमको ये राष्ट्रपति मांग रहे, हमको इलेक्ट कर रहे, पार्लियामेंट नहीं मांग रहे, हम नॉट करना कर रहा। डेमोक्रेसी, नो डेमोक्रेसी, इट इज फॉर द सीरियन टू डिसाइड। ठीक है, ठीक बात है। फिरोज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रपति असद की जीत है, लेकिन हार किन लोगों की है? उनकी जीत से कौन कौन पक्ष हारे हैं? जैसा कि अभी अब्बास साहब ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो डिसलॉज करना चाहती थे असद रिजिम को, क्या उनके लिए एक बड़ा धक्का है? क्या वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उस इलाके में, इंक्लूडिंग आईसिस, क्या उनके लिए बड़ा धक्का है असद का जीतना? जी, ये सिर्फ प्रेसिडेंट बशर अल असद की जीत नहीं है, ये पूरे सीरिया की जीत है, पूरे सीरिया के अवाम की जीत है। मेरे कुछ पत्रकार दोस्त अभी सीरिया में हैं, वो रोज वहां से फोटो भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि इनका इलेक्शन एक जश्न होता है। मैं 2014 में भी था, इलेक्शन के टाइम पे गया था, तब ये डर जरूर था कि टेरर अटैक्स, मशीन गन फायर, बॉम्ब अटैक्स पोलिंग बूथ पे, मगर तब भी वो नहीं कर पाए।
मगर इस बार तो पब्लिक जिस स्तर पे सड़कों पर आई है, ये इलेक्शन एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था। नंबर वन, ये इतना ओपन इलेक्शन मैंने तो शायद यहाँ भी नहीं देखा। जिस प्रकार से लोग लाइन लगा लगा के वोटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ वोटिंग बूथ उनको एक्स्ट्रा टाइम 5-5 घंटा एक्सटेंड करना पड़ता है, ये रियलिटी है। और आपको बता दूं कि लेबनान में भी और काफी देशों में जहाँ सीरियन एम्बेसी एक्टिव खुली रही, वहां आप लाइन देखिए, भीड़ के भीड़ जारी है। वेस्टर्न कंट्रीज अगर सीरियन एम्बेसी को खुला रखती तो ब्रिटेन, लंदन में और पेरिस में सब जगह आपको लाइन दिखती। अमेरिका में वोटिंग हुआ है क्योंकि सीरियन एम्बेसी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन यूनाइटेड नेशंस, और वहां सीरियन लोग गए हैं वोटिंग करने के लिए। वो रियलिटी है। दूसरी बात, दिस इज अ वोट फॉर अ यूनाइटेड सीरिया, दिस इज अ वोट फॉर कम्युनल हार्मनी, कि वहां के मुस्लिम, क्रिश्चियन, शिया, सुन्नी, अलवी जो भी आपने बांट कर रखा था, अरब, कुर्द वगैरह वगैरह, ये सब एक है। वो सीरियन राष्ट्रवाद बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये वोट है फॉर सीरिया। और आज प्रेसिडेंट असद वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक सीरिया के वो सिंबल बन चुके हैं। डॉक्टर वायलत अवाद ने सही बोला कि 2007 में, इनफैक्ट जब 2006 में हिजबुल्लाह के सामने इजराइल का पराजय हुआ, तब 2007 में प्रेसिडेंट असद को बुलाया गया था पेरिस, और वहां उनको एक अरब वर्ल्ड का लिबरल वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेट उसको पेश किया गया था, मॉडर्नाइजर। उसके सामने वही रखा गया था, आप ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के अलग हो जाओ, सब सैंक्शन आप पे निकाले जाएंगे, आप इसराइल के साथ समझौता कर लो, और ये आप बस यू आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। असद रिफ्यूज्ड। सीरिया ने जो प्रिंसिपल पोजीशन ली है, वो इराक वॉर में नहीं गए थे जब ये पूरे अरब ब्लॉक चली गई थी। ईरान के साथ इसलिए वो खड़े क्योंकि ईरान भी एक एंटी कॉलोनियल, एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्स है, ओके, और पैलेस्टाइन के साथ वो लगातार खड़े हुए। सो अवाइलाबाद ने सही बात बोली कि बेसिकली तेल जो है उनका खुद का, जो मेडिटेरेनियन दरिया में मिला है। पाइपलाइंस का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कतर, सऊदी चाहते थे पाइपलाइंस बने, जो कतर, सऊदी, जॉर्डन से लेकर वाया सीरिया, तुर्की जाए और यूरोप जाए, मगर बशर असद ने मना कर दिया। तो एक बड़ी फंडिंग कतर ने तो $10 बिलियन एर्दोगान को दिए थे ये पूरे जिहाद को खड़ा करने में। ओके, सो द पॉइंट इज कि ये पूरा अटैक था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी, कतर, टर्की, जॉर्डन ऑल्सो एक्टेड लाइक अ बेस। जॉर्डन से भी, क्योंकि वो बॉर्डर है, तो साउथ से, जॉर्डन से ये सब अलकायदा और इस किस्म के आइसिस 16 से 18 संगठन, आतंकवादी संगठन। अभी इडलिब में इलेक्शन क्यों नहीं पाए, जैसे आपने सही पूछा। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती गई, तो टू मिनिमाइज द डैमेज, तो जहां जब ये आतंकवादी हार जाते थे, उनको बोलते कि ठीक है आप हथियार डालो, आपको बस में बिठाकर आप सबको हम लोग इडलिब भेज देंगे। तो ये सबके सब आज जो आतंकवादी जिहादी गिरोह है, सबके सब इडलिब में जमा है। तो वो एक इलाका है, मगर आज भी इडलिब के लोग सरकार के साथ है, क्योंकि वहां इडलिब में टर्किश पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, टर्किश आर्मी आ चुकी है। दूसरा जो यूफ्रेटिस के पार नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो अमेरिका के ताबे में है, जो चाहते हैं कि वो टूट जाए, तो ये इलाके में इलेक्शन हुआ, मगर 70% टेरिटरी में। और जो रेफ्यूजीज अभी लगातार यूरोप से और बाकी के जगह पे, अगर आप बोल रहे हो कि असद इतने बुरे आदमी है, तो भाई रेफ्यूजीज वापस सरकारी टेरिटरी में क्यों आ रहे हैं? और जो डमस्कस कलकट जो गुता का सबब है, जहाँ बोला था कि केमिकल वेपन अटैक हुआ था, आज रैलियां देख लीजिए आज, क्योंकि वो आतंकवादी वहां से भगाए गए, तो जनता उतरी है। तो ये जीत है सीरिया की, ये जीत है बशर अल असद की, कि वो डटे रहे, उनके पास ऑप्शन से फ्रांस चले जाते जी। मगर एक बहुत बड़ी जीत हुई है दुनिया को लेकर, साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म का हार हुआ है, इजराइल का भी हार हुआ। जी फिरोज साहब, बस इसी से जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे करूंगा कि सीरिया में असद की सत्ता का मजबूत होना, दोबारा से खड़े होना, उस पूरे इलाके के लिए क्या मैसेज है? इजराइल के लिए क्या मैसेज है? सऊदी के लिए, टर्की के लिए, कतर के लिए, जॉर्डन के लिए क्या मैसेज है इसका? बेसिकली ये मैसेज है कि रेजिम चेंज तो भूल जाओ, अमेरिका को भी तुम्हारे प्रेसिडेंट बदलते रहे, प्रेसिडेंट बशर अल असद है। दूसरी बात रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई समझ गया है, इसलिए यूएई ने मेरे हिसाब से ऑलरेडी एम्बेसी खोल दी है। सऊदी बातचीत में वो भी एम्बेसी खोल देगा, क्योंकि सऊदी यमन में भी हार चुका है, क्योंकि यमन ने भी इसको सबक सिखा दिया, अगर तुम मेरे बॉम्बिंग करोगे तो तुम्हारे ऑयल पाइपलाइंस और तुम्हारे रिफाइनरीज को मैं भी उड़ा सकता हूँ, बता दिया उन्होंने। ओके, तो बशर अल असद का फिर से सत्ता में आना और एकदम पॉपुलर वोट से, पहले से ज्यादा वोट मिला उनको, एक पॉपुलर वोट से आना, और जनता के दृश्य दिख रहे पूरी दुनिया में, CNN, BBC नहीं दिखाएगा, अल जजीरा भी नहीं दिखाएगा। ओके,
इट शोज दैट सीरिया इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। आपको भी सीरिया के साथ सेटल करना पड़ेगा। तो उसमें जो होगा कि, और इसमें वालों बात ज्यादा उसमें रोशनी डाल पाएंगे कि जो सेटलमेंट अभी अमेरिका और ईरान की होने जा रही है न्यूक्लियर डील को लेकर, उसमें सीरिया का भी सेटलमेंट होगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका वहां से विड्रॉ हो जाए, टर्की वहां से विड्रॉ हो जाए, तो सीरिया विल अगेन इमर्ज एज अ वेरी पावरफुल स्टेट। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है अभी इजराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी की भी गाजा वॉर में ईरान, सीरिया और जो हिजबुल्लाह है, ये तीन ही है जो एक्चुअली गाजा के साथ खड़े। बाकी का तो सब पैसे वैसे पहुंचा देते, मगर ये तीन ही है जो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस के साथ खड़े। तो पूरा एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर, और रशिया के साथ रशिया का रोल है सीरिया में, क्योंकि क्राइमिया के सेवास्टोपोल नेवल बेस के बाद टार्टूस का उनका नेवल बेस था। तो रशिया इज आल्सो वन इन सीरिया। सीरिया के कारण रशिया का एक ग्लोबल रोल वापस बन चुका है, वो भी हमको समझना पड़ेगा। जी अब्बास साहब, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से भी समझना चाहता हूँ कि कई बार इसको, सीरिया को, ईरान को एक शिया एक्सिस के तौर पर भी देखा जाता है और उसके खिलाफ सुन्नी लामबंदी होती है। तो ये क्या जो शिया सुन्नी वाला खेल है पूरे मिडिल ईस्ट का, उसको, उसमें क्या बदलाव आएंगे इससे? ये आपका सवाल 10 साल के बाद जवाब आ जाएगी, क्योंकि जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव और वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव है, सुन्नी शिया का कम्युनल ड्रॉइड शुरू करना चाहिए। अभी तक इसी उन्होंने काफी पॉपिंग अप ऑफ तुर्की जो पॉलिटिकल इस्लाम वाले, और ईरान मतलब नेशनल पर्शियन वाला, उनकी भी तरह से प्रमोट हो रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे एक्सिस, मतलब ये जो हमको कह रहे सुन्नी शिया है, मैं आपके लिए एक कहानी बताती हूँ। अगर हमारा देश में जवान है, जो हमारा आर्मी है, 95% सुन्नी है, 5% बाकी लोग शिया क्रिश्चियन है जो बाकी। और हमारा सरकार है, हमारा राष्ट्रपति है, ये भी शिया है, उनकी बीवी सुन्नी है। आप मेरे को अभी बताओ, अगर कल का झगड़ा हो रहा है, कहाँ जाएंगे दोनों बच्चों, कहाँ जा रहे हैं? ये भी सवाल पूछना चाहते हो। तो इसलिए तोड़ने के लिए, सोसाइटी तोड़ने के लिए, ये भाई के भाई का छोड़ दो। हमारा क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जूश भी है, यहूदी भी है, सबको मिक्स है, सारा इंटर मैरिज भी है। मतलब दुनिया में, हर दुनिया में, सीरिया मालूम है सेक्युलर कंट्री, ग्रेटर सीरिया, ये तो हो रहा है। तो उसमें लिए कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ये जब तक पॉलिटिकल इस्लाम अर्दोगान भी आ गया था, हमारा अरब स्प्रिंग शुरू हो गया, मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। अभी जो फेरूज भाई कह रहे, सीरियन पोजीशन विंडिकेटेड। आप क्यों सवाल नहीं पूछा था ये लोग कहाँ से आया? ये सारी दुनिया, पब्लिक मीडिया, ग्लोबल मीडिया कह रहे हैं सीरियन वाले लोग, उनके राष्ट्रपति नफरत हो रहा है, कोई है नहीं उनके साथ में। आप देख लो टीवी, हमारा किसी को आप देख लो, 130 करोड़ 13 मिलियन सीरियन स्ट्रीट में आ गया बाहर, ना खाना है, ना मतलब कुछ इकोनॉमिक सैंक्शन, कोरोना भी है, सब कुछ है, सैंक्शन भी है, वो युद्ध कर रहा है वहां पर नॉर्थ ईस्ट पर, फिर भी लोग आ गया। इसका एक चीज आपका बहुत अच्छा सवाल पूछा था फिरोज भाई के लिए, क्या उसके रीजनल इम्पैक्ट भी है, क्या ग्लोबल इम्पैक्ट भी है? अभी तक जो कहानी है, जो कंटेम्पररी, हमको आपके प्रोग्राम पहली बात हुआ था, हमास की बात कर रहे हैं, फलस्तीन के प्रॉब्लम। अभी सीरियन पोजीशन विंडिकेटेड है, क्योंकि अभी सारा इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सिर्फ वो बंदूक कहां से आया, थ्रू सीरिया, थ्रू हिजबुल्लाह और थ्रू ईरान। तो इसका एक ही चीज है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमारा सीरिया, इराक, ईरान, देख लो, शिया हिजबुल्लाह, सुन्नी हमास। आप ये मेरे को बताओ कहां से तोड़ने के लिए? और ईरान शिया आप समझ लो, और इराक भी है, या पूरा ठीक है। लेकिन सेंचुरी ऑफ डील ऑफ द सेंचुरी जो अमेरिकन वो प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रेसिडेंट वो ट्रम्प ने कहा, ये हम लोग डील ऑफ द सेंचुरी जो इजराइल के साथ है, ये हमको फलस्तीन हल मसला करना चाहिए, वो तो फलस्तीनी खा गया। उन्होंने प्रेशर लगा दिया सम ऑफ द गल्फ कंट्री, उनकी जबरदस्ती है जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ इजराइल। तो अभी जब तक अक्सा का प्रॉब्लम शुरू हो गया और सारी दुनिया देखा कितना एट्रोसिटी फलस्तीन के ऊपर जालिम किया था इजरायली आर्मी है, और अभी तक अब ये मतलब अरेस्ट हो रहा है मारने के लिए, मीडिया वाले का मारने के लिए, ये दुनिया का देखते भी नहीं है। सिर्फ हमारा देश में वो कह रही है तो सरीन का यूज कर रही है, केमिकल वाले यूज कर रहे हैं। मैं आपकी एक और चीज भी बनाती, क्योंकि हमारा लोग देखते भी नहीं टीवी। हमारे देश में 10 साल के अंदर जब तक हमारा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, आप पैराशूट में किताब भेज देंगे सीरिया, पैराशूट जो इडलिब, हसका, देरजोर, रक्का, हमारा एरोप्लेन वो पैराशूटिंग कर रहे हैं, एग्जाम सिलेबस वो पढ़ने के लिए। और अभी तक इलेक्शन में जो जिस जगह इलेक्शन टेररिस्ट मना कर रहा है,
और लोग में उनके आईडी भेज दिया था। जब कह रहे नहीं हम लोग रहना चाहिए, सीरिया हमारा देश है और हमको प्रेसिडेंट असद वोट देने के लिए, ये किसी को दिखा दी नहीं है। सिर्फ आपके लिए वीडियो क्लिप देख लो, उसका चीटिंग कर रहे, ये वो बैलेट बॉक्स में डाले। बैलेट बॉक्स नहीं डाला, ये बैलेट बॉक्स जो आप पिक्चर देख रहे हो और किसी को नाम लिखा हो दे रहे, ये लोग वहां पर भेज दिया था। दे आर अंडर ऑक्यूपेशन, दे आर अंडर द टेररिस्ट थ्रेट, फिर भी उन्होंने कह रहे हमको सीरिया के साथ रहना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अभी उनकी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। अमेरिकन बहुत डर लगता है इराक के अंदर, अभी ईरान की सपोर्ट कर रहा है एंटी अमेरिकन पोजीशन, और सीरिया के अंदर अमेरिकन पोजीशन इज वेरी वनरेबल। आप अभी समझ लो वाइडर पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, अभी तक ईरान अमेरिकन डील हो जाएगी, सीरिया का शांति हो जाएगी, अमेरिकन खुद मैसेज भेज देंगे, अंडरग्राउंड आते मैसेज देख लो, डिप्लोमेसी आज बैकडोर डिप्लोमेसी हमेशा है। देयर इज नो मोरालिटी इन पॉलिटिक्स। आज का आपका ये तो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट आ जाएंगे ना, तालिबान का पहले बैड टेररिस्ट अलकायदा के साथ, आज कह रहे बहुत अच्छा बात करो, क्या फर्क पड़ता है? उनकी इंटरेस्ट एक ही है, सेम हमारे देश में ISIS, बाइडेन खुद कह रहे हम लोग IS बनाया था, हमारा अमेरिका यूरोपियन कंट्री और अरब मुल्क पैसा दे दिया, मतलब देयर इंटरेस्ट। So we don't have to go by their interest. We have to go by the interest of our people. So axis of resistance, जब तक हमारी कंट्री अंडर ऑक्यूपेशन किसी जगह भी है, as Turkish, American, French, British, Israel, we have to liberate our territory. ये हमेशा रहेगा। Right is might, might is not right. जी फिरोज साहब, अब मैं अंतिम पड़ाव में आ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब असद साहब के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं? युद्ध तो उन्होंने एक तरह से जीत लिया है, अब सीरिया का रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी जरूरत है। अभी अब्बास साहब ने बताया कि जितना तबाही हुई है वहाँ इस जंग में, उसमें लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, दवाइयों के लिए नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि सीरिया अपने आप को एक रखते हुए अपनी आवाम के लिए कुछ काम करे, और उतना फंड और ये सब मदद कहाँ से आएगी उसके पास? बेसिकली एक तो मैं वापस शिया सुन्नी वाला ब्रीफली बोलूं कि पॉइंट ये है कि उन्होंने शिया सुन्नी खेल करके ये पूरी कोशिश की है, वो उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली किया है और उससे नुकसान भी बहुत हुआ है, मगर सीरिया में फेल हुए। बशर अल असद की कैबिनेट में 99% सुन्नी है। 10 साल छोड़ो, 10 दिन नहीं टिकते, 2010-11 में कहानी खत्म हो जाती अगर ये वाली फैक्टर होती। मगर असद इज ए सेक्युलर यूनिफाइंग फिगर, वो सिंबली है सीरिया के, इसलिए वो खड़े हैं और अपनी जनता को छोड़ के नहीं गए। और मेरा व्यक्तिगत वहां, मैं बहुत बार सीरिया गया हूँ, आप 1 घंटा बैठ के बात कर लो सीरियंस के साथ, आपको नहीं समझ आएगा कौन मुस्लिम और क्रिश्चियन है। वो बहुत ही, यहाँ तो इंडिया में 2 मिनट के अंदर गोत्र तक हम लोग पहुंच जाते हैं, मगर वहां बात नहीं समझ में आती कि कौन मुस्लिम और क्रिश्चियन। इट्स अनबिलीवेबल द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ दैट कंट्री। औरतों का आप देखो, 3 बजे रात को भी वो, हम लोग मीडिया हाउस में जाते थे, अकेली गाड़ी चला रही है वगैरह। इट इज वेरी डिफरेंट सिविलाइजेशन। जहां तक अभी बशर असद की बात है, मैं मानता हूँ कि एक्चुअली एक्सेस ऑफ द रेजिस्टेंस, ये सेटलमेंट होना, सैंक्शंस खत्म होना सीरिया पे बहुत जरूरी है, ताकि जनता के लिए अगर जो फंड लाना है, मतलब कोरोना काल में भी ये सैंक्शन, वेनेजुएला की बर्बादी हुई है, मगर सैंक्शंस खत्म होने सीरिया पे बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे काम करना होगा। ठीक है। नंबर 2, ये लोग बहुत मेहनत करें ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री, एंड आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर दैट फेज। एक तो रेफ्यूजी सब वापस आ जाए जहां जहां भी वो लोग है, ये बहुत सब इम्पोर्टेंट है। और सीरिया वॉर के पहले वो एक 0 डेट कंट्री था, ना IMF ना वर्ल्ड बैंक का 1 रुपए का कर्जा था, आप सोचे, और एक वेलफेयर स्टेट था। और अगर आपको रिफॉर्म ही करना है, जो सऊदी बोला कि वहां इलेक्शन होने, अरे भाई तुम तो खुद इलेक्शन करते नहीं, ओके। और एक अरब कमेटी बनी गई थी और उन्होंने कहा देखो ये सिविल वॉर की तरफ बात बढ़ रही है, मैं आपको 2011-12 की बात कर रहा हूँ। बेसिकली यू हैव टू हैव अ डायलॉग बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टीज, उसी में से रास्ता बनेगा। पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करो, ये लोग ने नया संविधान बनाया है, रेफरेंडम हुआ है ना, वो रेफरेंडम की बात होगी ना वो नया संविधान क्या है, वो चर्चा ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं, ओके। तो बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं और एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ सीरिया बढ़ती जा रही है। उसमें सभी देशों को और सीखना भी चाहिए उनसे, ओके, और उनका हाथ भी बटाना चाहिए। मगर दिक्कत यह है कि रिकंस्ट्रक्शन की बात आप जब आप करोगे, क्योंकि मोदी हैज टेकन इंडिया सो क्लोज टू इजराइल कि सीरिया की तरफ से हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाले। ईरान ने जो हमको चाबार बेस से लेकर जो फजर गैस फील्ड दे रहे थे, फरजाद, वो सब हमारे हाथ से जा चुके हैं।
इंडिया इज अ लूजर आउट हियर, दैट इज वन प्रॉब्लम। और आखिर में मैं बोल दूं कि आईसिस को लेकर इतनी स्पष्ट बात थी, जनरल माइकल फ्लिन जो थे, जो पेंटागन के थे, उन्होंने कहा था कि आईसिस इज द क्रिएशन ऑफ द व्हाइट हाउस। अमेरिका इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आईसिस को हराने के लिए अभी अलकायदा का साथ लो। तो व्हाट इज ऑल दिस स्टफ, हम लोग कर क्या रहे दुनिया के साथ? एक ओके, सो द पॉइंट इज के अमेरिका इज एक्सपोज ऑन द क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म, अमेरिका इज एक्सपोज ऑन रेजिम चेंज, और ये पूरी जो एक्सेस ऑफ द रीजन से पहले से ज्यादा पावरफुल होके जिसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे ये पूरे रीजन की आजादी के लिए और खास करके पैलेस्टाइन के लिए। जी, मेरा अंतिम सवाल है अब्बास साहब कि उस इलाके में जो टेररिज्म फैला हुआ है और आईसिस और अलकायदा की वजह से खास तौर पर वो वहां से जाकर नॉर्थ अफ्रीका तक, अफ्रीकन कंट्रीज तक फैला हुआ है, ये जो असद साहब की जीत हुई है इसका उनके लिए क्या मतलब होगा? क्या उनके लिए एक वार्निंग सिग्नल है? असद क्या अब और ज्यादा एग्रेसिवली उनको कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे? बिल्कुल भैया, आप ये भी समझ लो सीरिया की सिर्फ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड इज फाइटिंग टेररिज्म। अमेरिकन जब तक आपके पास अफगानिस्तान से आया था 1978-79, वो तो यहाँ पर तालिबान बन गया था। ये तो एंटी ईरानियन भी है, एंटी सोवियत यूनियन भी किया। आप ये भी समझना चाहते थोड़ा से वाइडर पर्सपेक्टिव। तो अमेरिकन वो यूएसएसआर छोड़ दिया। यूएसएसआर तोड़ने के बाद वो कह रहे जो ऑब्जेक्टिव हो गया, अचीव हो गया, इसका मकसद क्या होता है? ओनली विद टेररिज्म। सो टेररिज्म बिकम अ टूल इन द अमेरिकन हैंड और द वेस्टर्न हैंड। ये हर देश में जाएंगे करना। देख लो इराक के अंदर, इराक में कभी एक ही भी है इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। इराक सद्दाम हुसैन के टाइम में उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया किसी के टेररिस्ट ना। अमेरिकन कितना ट्राई किया, कितना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करा दिया था, उसकी कॉलिंग पावल यूएन भी किया, सारी दुनिया मालूम हो गया। जब तक अमेरिकन इन्वेड हो गया वहां पर अलकायदा आ गया और वहां पर आईएसआईएस आ गया। और आईएसआईएस के कैंप है, जो बक्का कैंप है, रेपर कैंप है, जो अमेरिकन जेल में बनाया था इराक के अंदर ड्यूरिंग इन्वेजन। अमेरिकन के साथ में गया था वो एम्बेडेड जनरल, वहां पर उन्होंने कैंप बनाया था 27,000 इनमेट। उनकी 19 लीडर है इंक्लूडिंग अबू बकर अल बगदादी अमेरिकन के जेल के अंदर। उन्होंने रिलीज कर दिया। हमको पूछा क्यों रिलीज किया? वो कह रहे हमको मालूम भी नहीं है। और उनके दीवार लिखा है वांटेड, $10 मिलियन वांटेड। उनका मालूम भी नहीं है। तो अबू बकर बगदादी, आप देख रहे हैं क्या कमाल है यार। ये तो सीआईए एफबीआई क्या है बात करना यार। झूठ बोलने के लिए हमको इतना दिमाग में झूठ होता है। आजकल एक्सेस बहुत है आपकी। विकीलीक्स आप चली जाना, विकीलीक्स में खुद लिखा है 2005 से सीरिया के ऊपर क्या लिखा है। वो सीरिया के ऊपर कह रहे अमेरिकन एम्बेसी में वो प्लान कर रहा है हम लोग क्या करना चाहते हैं। तो टेररिज्म हमको आपके देश में और हर दुनिया में चाहिए। यू सिंपैथाइज विद द सीरियन पीपल। हमारे लोग बहुत सफर कर रहे हैं, हमारे लोग बहुत नुकसान हो गया। हमारे देश में 50 लाख लोग वो भाग गया। हमारे देश में 50% इंटरनली डिस्प्लेस्ड। और आपके लिए हमको क्या चाहिए? आप सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे दो, हमको दोबारा आ जाएंगे। हमको 10,000 साल पुराना देश है, हमारा आज का नहीं है। तो टेररिज्म है, वी विल फाइट टेररिज्म और वी आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सीरिया, ईरान, Free Syrian Army, the Syrian Republic Army, Russia, and also Hezbollah. These are the true fighters. American using terrorism as a tool to achieve a political objective. अभी तक लीबिया में गया था, लीबिया में कोई बात नहीं करता है। They made it hub of terrorism. क्यों कद्दाफी हटा दिया? उनकी काउंसलर भी मार दिया था ना, उनके एम्बेसडर में। कोई बात नहीं करता है। Nobody wants you to know. So weapon of mass destruction will continue as long as terrorists is being used for their military objective. और आज का आपका क्या क्यों आपके लिए क्यों हो रहा है? अगर दमास्कस, ये भी समझना, अगर दमिश्क गिर गया, तहरान भी आ रहा है, मॉस्को भी आ रहा है, न्यू दिल्ली भी आ रहा है। ये टेररिज्म है, इज नॉट ओनली फॉर अस एंड इट इज फॉर एवरीबॉडी, हर दुनिया में। इसलिए हमको ये कहना चाहते, जॉइन हैंड विद सीरिया टू फाइट टेररिज्म। वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। आप इंडिया का काफी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए। ये हमको चाहिए। $800 बिलियन, हमारा $800 बिलियन कहाँ से आ रहे हैं? ये उनकी ये जो हमला के ऊपर हमारा कितना नुकसान होगा, ये तो खुद कह रहे हैं। लेकिन अभी मजबूरी है, जब तक खुद अमेरिकन कह रहे आप ये सऊदी अरेबिया और कतार पैसा देने के लिए, तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारे जिंदा वाले का मरने वाले का वापस नहीं आ रहा है। They have to pay. So you have to fight terrorism. आप भरोसा मत देना सबको। आप देख लो कहां पर टेररिज्म सेल है, मर्सिनरीज है। अभी आपका अर्दोगान में क्या कह रहे हैं?
पॉलिटिकल इस्लाम और काफी सपोर्ट करे। अब तो CIS कंट्री तो आपके लिए नजदीक आ रहे, कल का भी कह रहे हमारा कश्मीर भी है हमारे, तो आप क्या कह रहे हैं? यू हैव टू फाइट टेररिज्म, वी आर सेक्युलर कंट्री, वी विल फाइट टेररिज्म टिल द लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ सिटी। जी बहुत मुकेश भाई, इसमें मैं थोड़ा एक जी। छोटी बात ऐड करना चाहता हूँ। इंडिया जी। के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखो, रशिया भी बहुत क्लियर कारण से उतरा था, क्योंकि आईसिस अगर ताकत में आ जाती सीरिया में तो चेचनिया, दागिस्तान, पूरा सदर्न रशिया, पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आग लग जाती। तो रशिया को समझ में आ गया था कि आई एम एंटरिंग सीरिया फॉर माय ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बहुत जरूरी था रशिया का 2015 में उतरना। दूसरी बात यह है कि अगर आज तो आईसिस आ चुका है अफगानिस्तान में, आप जानते हैं इस बात को। ये जो धमाके हो रहे हैं अलग अलग मस्जिदों में, वो तालिबान नहीं कर रहा है, क्योंकि तालिबान जानते हैं जितने धमाके होंगे तो अमेरिका इतना डटा रहेगा। आईसिस बराबर से हजारास को अलग अलग जगह पे वहां शियाओं को टारगेट करते करते वो बराबर से ये अफगानिस्तान तक में पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में अगर आईसिस ताकतवर हो गई तो ये आग कहीं ना कहीं कश्मीर में, पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में आने वाली है। दैट इज वाई सीरिया इज अ फ्रंट लाइन अगेंस्ट आईसिस एंड अलकायदा। और सीरिया ने बता दिया है कि ये इतने सैक्रिफाइस के बाद, क्योंकि ये इसकी आबादी क्या है, 2.5 करोड़ की आबादी है भाई साहब, दिल्ली से जरा बड़ी आबादी है जी। ये आबादी दुनिया के 80 देशों के जिहादियों के खिलाफ लड़ रही है, और एक ब्यूटीफुल कल्चर को ये लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, मगर ये लोग ने रेजिस्ट कर लिया है। और मैं आखिरी बात बोलूंगा कि मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था डेमास्कस से, और वो टैक्सी ड्राइवर से बात हो रही थी, और वो टैक्सी ड्राइवर अंग्रेजी जानता था, क्योंकि बोलता था कि अच्छे दिनों में हम लोग यहाँ टूरिस्ट आते थे तो मैं तो अंग्रेजी जानता हूँ। तो बात हुई, मैं और जतिन देसाई और एक पत्रकार साथ में थे, तो मैंने बोला भाई क्या होगा आप लोग, हमको तो बहुत चिंता हो रही है। वो क्या बोल रहा है, आप चिंता मत करो, हम लोग 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, हम लोग इसको ये माहौल को भी हम लोग टाल देंगे। मगर एक आम सीरियन भी अपनी सिविलाइजेशन को जानता है। मैं तो हैरान हो गया था कि इतनी रिच कल्चर है, जो एक आम टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है वी आर 10,000 year old कल्चर, इसको भी हम लोग देख लेंगे। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस पीपल। बिल्कुल। So I think we are heading for a very positive phase in Syria now, which will have a major impact, positive impact for all of Asia, I believe, and all over the world. जी। तो असद की जीत को हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये उन महाशक्तियों के लिए एक संदेश है जो रिजिम चेंज के जरिए अपने स्वार्थ साबित करना चाहती हैं, सिद्ध करना चाहती हैं। उनको एक संदेश है कि ऐसा होगा नहीं। हालांकि जहां जहां अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है वहां वहां तबाही हुई है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया में भी यही किया है। लेकिन सीरिया में इस जीत के बाद माहौल बदलेगा, और जो आतंकवाद उस इलाके में अमेरिका और उनके साथियों ने फैलाया था उस पर भी कंट्रोल होगा, तो हमें भी चैन से जीने का मौका मिलेगा। नहीं तो पर अफगानिस्तान में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जाएगी वहां पर फिर तालिबान काबिज होगा, और हो सकता है कि IS भी मजबूत हो जाए और हमें दिक्कत करेगा। तो कुल मिलाकर असद का साथ देना चाहिए, उनको मजबूती प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस धन्यवाद करने के लिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।